आप सभी का लव एकेडमी में स्वागत है। पूरी हिस्ट्री हम शुरू से करा रहे हैं, इसलिए आप सभी को सभी वीडियो को देखना है। आज हम बात करेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में, जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहला पॉइंट है, गुप्त वंश ने शासन किया 275 से 550 ईस्वी अवधि के मध्य। अगला है, 4 अश्वमेधों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त का अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देती है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम था महेंद्र। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। हर्षेण दरबारी कविता समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था हर्षेण। अगला है, सही सुमेलन दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के और उनके राज्य समकालीन नरेश देखेंगे। धनंजय, कुशतलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का, विष्णुगोपा, कांची। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। मौर्य, शुंग, कुषाण तथा गुप्त में से वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, वह गुप्त राजवंश। दिल्ली की कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्मृति में है चंद्र के। गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, वह है भीतरी स्तंभ लेख से। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, जो हैं हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य उत्तराधिकारी। शक विजेता के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था शक राजा रुद्रसेन तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में सही है शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक होता था। अगला है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। प्रभावती गुप्त शासका थी वाकाटक वंश की। अगला है, सही सुमेलित कुमारगुप्त फर्स्ट मंदसौर अभिलेख, पतिक तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त एरंड अभिलेख। अगला देखेंगे, वह अभिलेख जिसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, वह है दसपुर अभिलेख। सही सुमेलन है शासक और रानियां चंद्रगुप्त कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। अगला है, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था, वह है ताम्रलिप्ति। अगला है, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क
तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है। जिसका सत्य कथन है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे होते वस्त्र उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, विशाख दत्त ने प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। अगला क्वेश्चन, धन्वंतरि, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। वह है भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक थे, वो थे भास्कराचार्य। प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र थे। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था, वह था छपड़क। कालिदास जिसके शासनकाल में थे, वह शासक थे चंद्रगुप्त सेकंड। वह गणितज्ञ जिसने पहली बार व्याख्या किया कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, वह है आर्यभट्ट। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दीनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, वह है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरेंट से। गुप्त संबंध की स्थापना की चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे देखेंगे, सम्राट और विरुद्ध। अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त को परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। अगला है, नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंश ने। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, वह है गुप्त वंश का। अगला क्वेश्चन, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। हिंदी विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6वां भाग। अगला क्वेश्चन, 1/3, 1/4, 1/6 तथा 1/8 में से धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी 1/6। अगला क्वेश्चन है, भूमि का वह प्रकार जिसे अप्रयत कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि को। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्याबाप तथा द्रोणबाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं भूमाप को। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी मंदिरों एवं ब्राह्मणों को। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है भुक्ति, विषय, वीति और ग्राम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे उदकबोह। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल विख्यात थे विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह।
तोरमाड़ था हूण जातीय दल का। हूण शासक मेहरकुल को पराजित किया था बालादित्य एवं यशोधर्मन ने। चीनी तीर्थयात्री जिसने छठी शताब्दी 518 ईस्वी से 521 ईस्वी में भारत दर्शन किया, सुंग युन ने। गुप्त वंश के शासकों के बारे में सत्य कथन है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विष्टि के संदर्भ में सही कथन है। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक कृतिका की पुत्री की प्रेम गाथा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शाक्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का। अगला क्वेश्चन है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में शाक्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। सत्य कथन है। कपिल के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अष्टांग योग के अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। पुष्यमित्र शुंग ने। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे उदयन या उदयनाचार्य और गणगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति है। यह है चार्वाकों की। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है चार्वाक। चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है काम। चार्वाक दार्शनिक प्रणाली कहलाती है लोकायत प्रणाली। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम और मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। अगला सुमेलित है दर्शन मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, वेदांत दर्शन आत्मज्ञान। प्रश्नगत दर्शन प्रचारक का सही सुमेलन निम्न है। वैशेषिक उलूक कणादमुनि, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा बादरायण। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सांख्य वैशेषिक मीमांसा न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, यह मीमांसा। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। वह भारतीय दर्शन जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वह है वैशेषिक। मीमांसा और वेदांत न्याय और वैशेषिक लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग में से वह एक युग्म जो भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है, वह है लोकायत और कापालिक। लोकायत दर्शन कहा जाता है चार्वाक को। नास्तिक विचारधारा है बौद्ध, जैन तथा चार्वाक। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है शंकराचार्य को। ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा।
विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे रामानुजाचार्य। शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है। अभिनव गुप्त का संवत्सर और गणना काल विक्रम संवत्सर 57-58 ईस्वी, शक संवत्सर 78 ईस्वी, गुप्त संवत्सर 319 ईस्वी और कली संवत्सर 3001 से 2 ईसा पूर्व। गदेया था, ये था एक सिक्का। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत से दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 600। मालव संवत का इस नाम से भी जाना जाता है कृत संवत। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन के शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईसा पूर्व। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानुसार। मौर्य शासकों की राजधानी थी कन्नौज। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में शासन था मगध के गुप्त का। थानेश्वर की पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, बाल्लवी के मैत्रक। वर्धन राजवंश की स्थापना की यह पुण्यभूति ने। अगला क्वेश्चन है, हर्षेण, कलहण एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं वह है कलहण। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी बाणभट्ट ने। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वह है प्रयाग। हौलेश्वर मंदिर, कदरिया महादेव मंदिर तथा श्री राम मंदिर अयोध्या में से वह मंदिर जो वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है वह है हौलेश्वर मंदिर। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था 618 ईसा पूर्व के लगभग। कवि वाण निवासी था प्रीतिकूटा, सोन नदी के किनारे बिहार राज्य का। एनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासन काल में। भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया है, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था का नाम था युआन च्वांग हेनसांग। हर्ष के दरबार में हेनसांग आया था स्वतंत्र रूप से। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कौशेय शब्द का प्रयोग किया था रेशम के लिए। चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सियुकी की रचना। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वह हेनसांग। उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है विनिमय पत्र। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं युन तू नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। नालंदा स्थित है बिहार में।
गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी सामंतवाद का विकास। गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित है। विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष। फायान 402 से 12 तक, हेनसांग 629 से 45, इत्सिंग 671 से 95, अल मसूदी 915 से 16। सत्य कथन है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग, आबूज ईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान समकालीन था। चीनी तीर्थयात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी यात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। 4 धाम में सम्मिलित हैं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वरम। छोटा 4 धाम में सम्मिलित होंगे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ। अगला है, कवि और शासक। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, दंडी नरसिंह वर्मन, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, बाणभट्ट हर्षवर्धन। अगला है, भोजधार दुर्गावती गोंडवाना, चंद्रगुप्त विदिशा, अशोक उज्जैन। अगला सही सुमेलित है। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य। भीलसा मध्य प्रदेश में, द्वार समुद्र कर्नाटक, हलेबीडु गिरिनगर गुजरात में और स्थानेश्वर हरियाणा में। इससे अगले पार्ट में हम कराएंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।